बंगला विद्या मंदिर के 5वीं कक्षा के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, पिछले सप्ताह में हमने राख की रस्सी पाठ पढ़ना शुरू किया था, जो कि मैंने आधा छोड़ दिया था ताकि आप जो जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। हमने वहाँ तक पढ़ा था जहाँ पर लोनपोगार ने अपने बेटे के लाए 100 जौ के बोरों को इसलिए पसंद नहीं किया था क्योंकि उनको अपने बेटे के भेड़ के बाल उतार कर बेचना ज़रा भी पसंद नहीं आया था। तो उसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। आप सब अपना पन्ना नंबर 6 पेज नंबर 6 ओपन करें और बैठ जाएं। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। तो जो लोनपोगार का बेटा था वो शहर में उसी जगह पर जाकर दोबारा से बैठ गया। उसको ये बिलीव था कि वो लड़की जो है वो उसकी मदद के लिए, हेल्प के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई और लोनपोगार के बेटे ने उसको अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। लड़की ने बोला कि एक आइडिया है, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। सींग मतलब बच्चों हॉर्न। तो उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीद लिए और बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर मतलब देकर लड़की ने उसे घर भेज दिया, घर वापस भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। वो बहुत खुश था बच्चों, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मैं दोबारा से जौ के 100 बोरे लाने में कामयाब हुआ हूँ, सफल हुआ हूँ। उसने विजयी भाव से मतलब विक्ट्री इमोशंस के साथ अपने भाव से सारी कहानी कह सुनाई अपने पिता को। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो लोनपोगार ने उसको बोला कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। बच्चों, 9 हाथ मीन्स 9 हैंड्स लंबी। हम किसी चीज़ को कई बार मेजर करते हैं ना अपने हैंड से, हाथ से, तो उस तरह से 9 हाथ लंबी राख राख की रस्सी उसने बनाने के लिए बोला। राख मतलब ऐश की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। मतलब लड़के ने अपने पिता का मैसेज जाके लड़की को दे दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, एक एक कंडीशन रखी। मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। कि मैं रस्सी बना दूंगी पर आपके पिता जो है, फादर हैं, उनको अपने नेक में उसको पहनना पड़ेगा। ही विल हैव टू वेयर दैट इन हिज नेक। तो लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनपोगार को तो पता था मंत्री को कि ऐसी रस्सी बनाना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उन्होंने उस लड़की की जो कंडीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। लड़की ने 9 हाथ लंबी जो रस्सी थी बच्चों, वो लेकर उसे पत्थर के एक स्टोन का, जैसे सिल होता है ना बच्चों, सिल किसको बोलते हैं, जिसमें हम वो पीसते हैं ना कुछ, लाइक जैसे आपके घर में आपकी दादी माँ, नानी माँ पुराने ज़माने में वो सिल के ऊपर रख के दाल पीसती थी, बैटर बनाती थी ना, डोसे का, इडली का, वड़े का। पीसना मीन्स क्रश करना। तो सिल को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को क्रश करने के लिए, पीसने के लिए। उसको हिंदी में बोलते हैं सिल। तो उसने उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। लड़की ने क्या किया, रस्सी को पत्थर के सिल पर रखकर जला दिया, बर्न कर दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। तो लड़की ने क्या किया कि उस रस्सी को जला दिया सिल के ऊपर रखकर, और रस्सी जल गई और रस्सी के आकार की राख बच गई, ऐश बच गई। क्योंकि बच्चों, जो अगर आप रस्सी को, किसी रोप को अगर राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में कभी भी जलाएंगे ना, तो वो रस्सी जल जाएगी, बट वो जो शेप है वो वहीं पे रहेगी एज इट इज़। बट यू कांट टच इट। जैसे आप उसको उठाने की, लिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो वो बिखर जाएगी, बिकॉज इट इज़ ऐश, राख ओनली। तो इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। इसलिए वो उसको सिल के समेत ही, सिल पे ही रखे रखे लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा, और उसे कहा कि आप इसे पहनो। तो लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो रह गए, मतलब बहुत सरप्राइज हुए। तो वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। इसको तो हम हाथ में उठा ही नहीं सकते, वो तो बिखर जाएगी, सारी उड़ जाएगी, ऐश है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। तो लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई।
इट मीन्स कि लड़की की जो समझदारी थी, वो लड़की इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसके सामने जो उनकी अपनी क्लेवरनेस थी, चालाकी थी, वो फेल हो गई। तो बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। तो लोनपोगार ने क्या किया, बिना टाइम को वेस्ट किए, वक्त गवाए मतलब टाइम वेस्ट किए, लोनपोगार ने अपने बेटी की जो मैरिज अपने बेटे की मैरिज का शादी का प्रस्ताव मतलब प्रपोजल लड़की के सामने रख दिया। उसको पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी, और लड़की ने भी मान लिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, उनकी मैरिज हो गई। इससे हमें ये पता चलता है कि लोनपोगार को क्योंकि पता था कि उनका बेटा बहुत ही भोला और बहुत ही भोला और सीधा साधा है, और समझदारी तो उसको, होशियारी उसको ज़्यादा छूकर भी नहीं गई है। तो उनको लगता था कि अगर मैं मर गया, मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। तो जब उनको ये समझ आ गया कि जो ये लड़की है ये बहुत ज़्यादा समझदार है, होशियार है और चालाक भी है, तो अगर इससे मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मेरे बेटे को कभी मेरे मरने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सरवाइव कर लेगा, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिता लेगा। तो बच्चों, अब इसके बाद आप यहाँ, आज हमारी कहानी ये पूरी होती है। हम करेंगे अब एक इसका अभ्यास कार्य, जिसके लिए मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर आज देने वाली हूँ, जो कि ये पेज नंबर 8 पे हैं। तो आप जो इसमें जो फर्स्ट जो प्रश्न उत्तर हैं शुरू हो रहे हैं, भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। यह है प्रश्न, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है, क प्रश्न है, वह क्या है, तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने आपको प्रश्न और उत्तर दोनों लिख कर दिए हैं, जो कि आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसके बाद उसको अपनी क्लास वर्क में करेंगे। तो क्या है, प्रश्न क्या है कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो इसका जो क प्रश्न बनता है नेक्स्ट, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं। तो देखिए इसका क्या है आंसर। तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा व भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसीलिए वह परेशान रहते कि मेरे बाद इसका क्या होगा। ठीक है, यह है आंसर क का। और प्रश्न ख है जो, वो है तुम तिब्बत की मंत्री की जगह होती तो क्या करती। तो उत्तर है इसका, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे के को बहुत प्यार और समझदारी से समझती, मैं उसको समझने की कोशिश करती और समझदारी से उसे समझाकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती, और समझदारी से बहुत ही मतलब इंटेलिजेंसी से उसको, अपने बेटे को समझाती और कोई भी काम करने के लिए उसको मोटिवेट करती। तो बच्चों, दो क्वेश्चन के दो आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो आप देखेंगे हेडिंग है शहर की तरफ। इसमें क्या है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो प्रश्न क है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री ने अपने बेटे को शहर पैसे कमाने के लिए भेजा था। उसने उसे 100 भेड़ें देकर शहर भेजा कि इनको बेचना या मारना नहीं है, इन्हें वापस लाना और साथ में जौ के 100 बोरे भी लाना। मंत्री जानता था कि अगर उसका बेटा यह कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर और दुनियादारी की समझ आ जाएगी। तो यह है बच्चों उत्तर क। अब प्रश्न ख क्या है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहाँ की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका सीख सके, इसलिए भेजा। तो बच्चों, मैं आपको ज़्यादा काम ना देकर सिर्फ आपको 4 प्रश्न उत्तर दिए हैं, जो कि आप ध्यान से पढ़ना, इनको समझना और अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी क्लास वर्क में इसको लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद।